गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में भारत में भूमि सुधार के बारे में जाना था। उसके हमने 2 पॉइंट्स किए थे। आज हम तीसरे पॉइंट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि भूमि स्वामित्व की उच्चतम सीमा। इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति या परिवार अधिक से अधिक कितनी खेती योग्य भूमि का स्वामी हो सकता है। उच्चतम सीमा से अधिक भूमि भूस्वामियों से ली जाती थी और उसके बदले में उसे मुआवजा दिया जाता था। इस प्रकार जो भूमि वो लेता था उसे छोटे किसानों, काश्तकारों या भूमिहीन कृषि मजदूरों के अंदर बांट दिया जाता था या उसे पंचायतों या सरकारी खेती समितियों को दे दिया जाता था। भूमि के उच्चतम सीमा के मुख्य उद्देश्य ये बता रहा है कि कौन कौन से इसके उद्देश्य रखे गए हैं। तो पहला उद्देश्य इसने बताया भूमि के स्वामित्व तथा प्रयोग की असमानता को कम करना, जिससे सबको सामाजिक रूप से लाभ मिल सके। दूसरा इसने बताया कृषि से प्राप्त आय में असमानता को भी कम करना, यानी कि सबको बराबर रखना। तीसरा बताया कृषि मजदूरों को स्वयं रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि खुद ही वो अपने रोजगार के अवसर ढूंढ सके। चौथा इसमें बताया कि भूमि के स्वामित्व की इच्छा को पूरा करना। भूमि की उच्चतम सीमा को इसने 2 भागों में बांटा है। पहला इसने बताया वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा। इसमें वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाती है। यदि किसी के पास इस सीमा से ज़्यादा भूमि है तो भूमि सरकार ले लेगी। दूसरा इसने बताया भूमि की भावी प्राप्ति पर उच्चतम सीमा। इसमें निश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति या परिवार भविष्य में नई भूमि खरीदकर अपनी जोतों को अधिक से अधिक कितना भी बढ़ा सकता है। सिंचित भूमि की दशा में भूमि जोतों की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर से 7 हेक्टेयर के बीच है, जबकि जो शुष्क यानी कि सूखी जो भूमि है उसकी दशा में भूमि जोतों की अधिकतम सीमा 21 हेक्टेयर से 70 हेक्टेयर के बीच है। भारत में अब तक 73.5 लाख हेक्टेयर भूमि को आदि के भूमि यानी कि सरप्लस घोषित कर दिया गया है। इनमें से सरकार ने 64.76 लाख हेक्टेयर भूमि वास्तव में प्राप्त की है और 57.46 लाख भूमि भूमिहीन किसानों में और 54.03 लाख हेक्टेयर भूमि का वितरण किया जा चुका है। तो वर्तमान जोतों पर क्या सीमा रखेगी उसके बारे में बात कर रहा है कि वर्तमान जोतों पर सीमा के लिए विभिन्न राज्यों में सीमा निर्धारण कानून पास किए गए। असम के अंदर 6.74 हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 7 हेक्टेयर, राजस्थान में 2 फसलों की सिंचित भूमि पर 7.28 हेक्टेयर तथा 1 फसल की सिंचित भूमि पर 10.93 हेक्टेयर तथा सूखी भूमि पर 21.85 हेक्टेयर से 70.82 हेक्टेयर के बीच सीमा को लागू किया गया है। तो भूमि सीमा से ऊपर की भूमि राज्य सरकार ने अपने अधिकार में लेकर भूमिहीन किसानों व छोटे किसानों को वितरित करने का कार्यक्रम निश्चित किया है। तो ये हमने इसके तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि भूमि स्वामित्व की उच्चतम सीमा के बारे में क्या क्या बदलाव किए गए हैं या क्या क्या उसके अंदर था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीमा निर्धारण के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। तो पहला बताया इसने भूमि का असमान वितरण, यानी कि भूमि का जो वितरण है वो कैसा है, असमान रूप से किया गया है। 1990 और 91 के आंकड़ों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की 78% जोतों में केवल 32% कृषिगत भूमि समाई हुई थी, जबकि 10 हेक्टेयर से अधिक वाली 1.6% जोतों में लगभग 17% कृषिगत भूमि समाई हुई थी। तो इस प्रकार से इसने स्पष्ट किया, एक तरफ बड़े फार्म हैं जिन पर प्रबंध करना एवं कुशलतापूर्वक खेती करना मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ छोटे फार्म हैं जिन पर उन साधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार खेती क्या है, अलाभप्रद रहती है, यानी कि लाभदायक नहीं रहती है। दूसरा भूमिहीन में भूमि का वितरण, भूमिहीनों में भूमि का वितरण। सीमा निर्धारण से ऊपर की भूमि भूमिहीनों में बांटी जा सकेगी। इससे भूमिहीन भूमिपति बन जाएंगे, यानी कि उनके पास भूमि हो जाएगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, उत्पादन में भी वृद्धि होगी और गांव में गरीबी कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसने रखा कि भूमि का
सदुपयोग एवं उत्पादन में वृद्धि। सीमा निर्धारण से भूमि का सदुपयोग होगा, गहन कृषि जो है संभव होगी और उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसने बताया सहकारिता की प्रगति। सीमा निर्धारण से गांवों में समानता के आधार पर सहकारिता आंदोलन को पनपाने वाले वर्ग का विकास होगा, जिससे उन्नत खेती को प्रोत्साहन मिल जाएगा। नेक्स्ट है भूमि एवं धन का विकेंद्रीकरण। ग्रामीण की गरीबी को दूर करने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए भूमि और धन के विकेंद्रीकरण का उपयुक्त साधन भूमि निर्धारण किया गया है, भूमि निर्धारण के रूप में किया गया। नेक्स्ट है हमारा विकास एवं प्रगति के लिए ज़रूरी। गांव के विकास और प्रगति के लिए भूमि का समान वितरण होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है पारिवारिक श्रम का अधिकतम उपयोग। छोटे भूस्वामी और बड़े भूस्वामियों की तुलना में अपने खेतों पर अधिक ध्यान देते हैं तथा वे पारिवारिक श्रम का अधिकतम उपयोग करते हैं। तो ये इसके तर्क में थे, लेकिन विपक्ष में तर्क क्या कहता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो विपक्ष क्या कह रहा है, सबसे पहला दिया कि अनार्थिक जोतों में वृद्धि। विद्वान कहते हैं कि सीमा लागू होने के बाद उत्तराधिकार के नियम के अनुसार खेतों का विभाजन जैसा था वैसा ही रहा। एक ही पीढ़ी में जो है एक साथ सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनार्थिक जोतें जो हैं उत्पन्न हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा कह रहा है कि भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि मिलना मुश्किल। सीमा निर्धारण से इतनी भूमि नहीं मिल पाएगी जिससे भूमिहीनों में पर्याप्त आकार के खेतों के रूप में बांटी जा सके। इससे भूमिहीनों की गरीबी मिटेगी नहीं और संपन्न जो किसान है वो भी क्या है, गरीब बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेरोजगारी में वृद्धि। सीमा निर्धारण से जो श्रमिक किसान बड़े खेतों पर मेहनत करके अपनी जीविका कमाते थे उनको रोजगार नहीं मिलेगा। इससे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी में भी क्या है, बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रगतिशील कृषक जो है निरुत्साहित। सीमा निर्धारण से प्रगतिशील जो किसान हैं उनमें अनिश्चितता और भ्रम का वातावरण फैलेगा। इससे आधुनिक तकनीक के प्रयोग से उत्पादन की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और प्रगतिशील जो किसान हैं उनकी भूमि में विनियोग करने से वो डरेंगे, यानी कि काम करने से वो डरेंगे। नेक्स्ट है हमारा छोटे पैमाने की खेती। सीमा निर्धारण से छोटे पैमाने पर खेती होने लगेगी जिसके कारण आधुनिक तकनीक के यंत्रों का उपयोग ठीक से नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है बिक्री योग्य बचत में कमी। गुन्नार मृंडल ने का लिखा कि सीमा निर्धारण से किसान कम उत्पादन कर पाएंगे, बाजार में उत्पादन बेचने के लिए बचत नहीं कर पाएंगे और नगरों में खाद्यान्न की आवक कम हो जाएगी, मूल्य बढ़ जाएंगे जो मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न करेंगे, जबकि बड़ी जोतों के द्वारा बिक्री योग्य बचतें जो है ज़्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रशासनिक कठिनाइयाँ। सीमा निर्धारण में बहुत से प्रशासनिक कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं, जैसे सीमा निर्धारण का आधार आ जाएगा अधिकतम भूमि का सर्वोत्तम उपयोग, अतिरिक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण, सीमा की उच्चतम और निम्नता का निर्धारण, बड़े भूस्वामियों के द्वारा अपनी भूमि का बेनामी व फर्जी व्यक्ति के नाम करवा देना आदि इस तरीके की जो है कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इसके अंदर महाजन के प्रभाव में वृद्धि। भूमिहीन श्रमिकों एवं बटाईदारों को भूमि के स्वामित्व मिलने से वे अधिक कर्ज लेंगे तथा महाजन के चुंगल में फंस जाएंगे और अंत में अपनी कृषि भूमि भी जो है बेच देंगे। तो ये इसका थर्ड पॉइंट का जो है पक्ष और विपक्ष में जो है इसके तर्क दिए गए थे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है चकबंदी। भारत में किसानों के खेत जो हैं छोटे छोटे और इधर उधर बिखरे हुए हैं। जब तक खेतों का आकार सही तरीके से नहीं होगा किसान अपने साधनों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए खेती की उन्नति के लिए ज़रूरी है किसानों को उसके छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के बराबर भूमि एक स्थान दे दिया जाए। कई छोटे छोटे और बिखरे हुए खेतों को एक या दो बड़े खेतों में इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, चकबंदी। स्ट्रिकलैंड ने बताया चकबंदी वो क्रिया है जिसके द्वारा किसानों को इस बात के लिए मनाया जाता है कि वो अपने इधर उधर बिखरे हुए खेतों के बदले में उसी किस्म के व लगभग उतने ही आधार का एक या दो खेत इकट्ठे ले लें, तो उसको बोलते हैं चकबंदी। इसका ढंग क्या है वो बता रहा है। भारत के अंदर इसके दो तरीके जो हैं अपनाए गए। पहला ऐच्छिक चकबंदी जो कि उसकी इच्छा पर है,
यदि किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार हो जाए तो उसे हम बोलेंगे ऐच्छिक। तो इस ढंग से चकबंदी करने का प्रयास भारत के अंदर सबसे पहले सहकारी समितियों के द्वारा पंजाब के अंदर 1921 में किया गया। ये तरीका सबसे अच्छा है, इसमें किसी पर दबाव नहीं डाला जाता और चकबंदी समिति के काम से किसी का झगड़ा भी नहीं होता है। लेकिन ऐच्छिक चकबंदी की प्रगति जो है बहुत धीरे धीरे होती है। गांव में जमींदार भी जो है कठिनाई पैदा कर देते हैं। कई बार चकबंदी इसलिए नहीं की जा सकती कि कुछ हठी यानी कि जो जिद्दी लोग होते हैं वो चकबंदी योजना का विरोध करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ऐच्छिक चकबंदी कराने के संबंध में ही नियम बनाए गए हैं। दूसरा इसने बताया अनिवार्य चकबंदी, यानी कि कानून के द्वारा जब चकबंदी अनिवार्य रूप में की जाती है तो उसे अनिवार्य चकबंदी कहते हैं। ये भी दो प्रकार की है। पहली है आंशिक अनिवार्यता, यानी कि कुछ अंशों में, ठीक है। ये बता रहा है जैसे कि इसके अनुसार यदि गांव के अधिक लोग चकबंदी को तैयार हो जाएं तो बाकी लोगों को भी कानून के अनुसार चकबंदी ज़रूर करानी पड़ेगी। इसका कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1923 में पास हुआ। पंजाब में इसी प्रकार का कानून 1936 में हुआ। इसके बाद इसके अनुसार यदि किसी गांव के किसान जिनके पास 75% भूमि है चकबंदी के लिए तैयार हो जाए तो बाकी किसानों को भी चकबंदी के लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरा इसने बताया पूर्ण अनिवार्यता। इसमें जो कानून बनाकर सरकार अपनी ओर से अनिवार्य चकबंदी करती है। इसके लिए सबसे पहले कानून 1947 में पास किया गया। पंजाब में कानून 1941 में पास कर दिया गया। अब तो इसको जो है कई राज्यों में यह कानून पास कर दिया गया है। इसमें चकबंदी के लिए किसानों की सहमति की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसने बताया चकबंदी के ढंग, वैसे इसके एडवांटेजेस यानी कि लाभ बताए गए हैं कि भारत में किसानों के लिए चकबंदी के लाभ इतने ज़्यादा हैं। यदि ग्राम यानी कि गांव के अंदर सुधार करने तो सारे लाभ जो हैं तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और चकबंदी के लाभ जो हैं दूसरे पलड़े में, तो चकबंदी वाला पलड़ा जो है भारी रहेगा। तो लाभ बता रहा है क्या क्या है कि चकबंदी करने के बाद वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा सकती है। एक खेत से दूसरे खेत में जाने का समय, मेहनत और रुपया जो है वो सब कुछ बच जाता है। नेक्स्ट बता रहा है ये कि किसानों को अपनी भूमि की उन्नति के लिए कुछ रुपया खर्च करने का जो है साहस हो जाता है। चकबंदी के कारण खेती की मुंडेर बनाने के लिए भूमि बेकार नहीं करनी पड़ती, सिंचाई अच्छी प्रकार से हो जाती है, नई प्रकार की खेती करने में कम खर्च और आय बढ़ जाती है, गांव में बेरोजगारी कम हो जाती है। चकबंदी के बाद जो फालतू भूमि निकलती है उसमें बगीचे, स्कूल, पंचायत घर, सड़कें या खेल का मैदान भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार चकबंदी के द्वारा विखंडन की समस्या को सुलझाया जा सकता है, खेतों का आकार बड़ा हो जाता है और इससे कृषि उपज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। अब कठिनाइयाँ क्या है उसकी बात कर रहा है। सबसे पहले रिकॉर्ड की कमी, बहुत से क्षेत्रों में भूमि के अधिकार से संबंधित रिकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं। फिर ये कह रहा है इसके साथ साथ क्या होता है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी इसकी में जो है कमी होती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। चकबंदी का काम क्या है, एक तकनीकी काम है, तो इसमें अधिकारी क्या हैं चाहिए तो कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। भारत में भी ऐसे लोगों की कमी है। खर्चे की बात कर रहा है, चकबंदी करने पर खर्चा भी आएगा, तो कुछ राज्यों में चकबंदी की फीस ली जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर किसानों के द्वारा विरोध। भारत का किसान रूढ़िवादी है, वे अपने पूर्वजों की ज़मीन छोड़ना ही नहीं चाहता। बड़े और धनी किसान जिनके पास उपजाऊ भूमि के अधिक भाग हैं वे चकबंदी का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है भूमि की कीमतों में भी क्या है, डिफरेंस है, यानी कि उसकी वैल्यू के अंदर डिफरेंस पाया जाता है हर जगह पे। ये आपने भी देखा होगा कि जो सड़क के किनारे उसकी ज़्यादा कीमत होती है, या जो जिसके पानी नहीं लगता और बिल्कुल मतलब बीच में खेत है तो उसकी कीमत कम लगती है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं, तो उसकी वैल्यू में जो है डिफरेंसेस बताया कि चकबंदी एक मुख्य कठिनाई गांव में भूमि की कीमतों में पाया जाने वाला अंतर है। यह अंतर मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधाओं में अंतर के कारण होता है। इसे किसान अधिक मूल्य वाली भूमि के बदले कम मूल्य वाली भूमि लेने को तैयार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर भ्रष्टाचार। चकबंदी से जुड़े जो है कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों ने चकबंदी की कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया है। अब ये कह रहा है कि चकबंदी की पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हुई, प्रगति हुई। जो 5वीं योजना बनाई उसमें धीरे धीरे जो है इसमें प्रगति की गई। अभी तक केवल पंजाब,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर चकबंदी का काम खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है 482 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 527 लाख हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी की गई है। 31 मार्च 2004 तक भारत के अंदर 1633 लाख जो हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी का काम पूरा हो चुका है। तो ये हमने चकबंदी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर सहकारी खेती के बारे में बात कर रहा है। सहकारी खेती से मतलब है उस व्यवस्था से है जिसके अंदर प्रत्येक किसान अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है, लेकिन कृषि संबंधी कार्य अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। जो लाभ होता है वह आपस में भूमि के अनुसार ही अनुपात के अनुसार बांट लिया जाता है। तो प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा वास्तविक जो है किए गए कार्य दिवसों के आधार पर मजदूरी दी जाती है। सहकारी खेती विशेष रूप से उपविभाजन तथा विखंडन की समस्या के समाधान में सहायक होती है। सहकारी खेती में खेत का आकार बड़ा हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर खेती के सभी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि के प्रयोग की प्रति हेक्टेयर लागत कम पड़ती है। सहकारी खेती में कुछ किसान आलसी हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए उतना उनको मिल नहीं रहा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार सहकारी खेती वह है जिसमें प्रत्येक किसान का अपनी भूमि पर पूर्ण रूप से स्वामित्व होता है, लेकिन खेती सामूहिक रूप से की जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी खेती को काफ़ी महत्व दिया गया। इस समय देश के अंदर लगभग 9800 सहकारी खेती समितियां काम कर रही हैं। इनके सदस्य जो हैं की संख्या 3.25 लाख है और इनके पास 5.7 लाख हेक्टेयर भूमि है। वास्तव में सहकारी खेती का भारत के अंदर उपयुक्त विकास नहीं हो सका है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि सहकारी खेती ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। यह टूटकर या तो समिति सहकारियों में बदल जाती है या जो है जबरन चलाए जाने वाले सामूहिक ढांचे में बदल दी जाती है। तो भारत में सहकारी खेती अधिक सफल नहीं हो सकी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड, यानी कि भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड की भूमि सुधारों को लागू करना और भूमि अधिकारों की सुरक्षा, भूमि संबंधी झगड़ों को कम करने तथा कृषि संबंधी निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। सारे देश में भूमि के स्वामित्व, काश्तकारों के अधिकार, उपज में हिस्सेदारी आदि से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। अधिकतर राज्यों में वार्षिक फसल रजिस्टर की सहायता से भूमि संबंधी रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार ने भी भूमि संबंधी रिकॉर्डों को तैयार करने की एक योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि स्वामियों को भूमि संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर पासबुक भी जारी की गई हैं और भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण की योजना को देश के सभी जो 640 जिलों के अंदर लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर है भूदान आंदोलन। ये आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 के अंदर शुरू किया गया था। इसमें बड़े भूस्वामियों को अपनी कुछ भूमि दान देने के लिए प्रेरित किया गया था। इस आंदोलन की धारणा ये थी कि कृषि प्रकृति की देन है, तो इस पर सभी का हक है और भूस्वामियों के द्वारा दान में दी गई जो भूमि है वो जो है भूमिहीन किसानों व मजदूरों को, कृषि मजदूरों को दी जाती थी। दान देने वाले जो है भूस्वामियों को दान में दी गई भूमि के बदले में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था और इससे भूमिहीन व भूस्वामियों के बीच में जो है अंतर करने में सहायता मिलती थी। परंतु इस आंदोलन को बहुत जो है सफलता नहीं मिली क्योंकि ये आंदोलन गैर सरकारी था और इसमें बहुत ही कम भूस्वामियों ने दान दिया था। तो ये इसका मतलब कुछ पार्ट्स रह गया था जो मैंने आपको वैसे वर्बली बोल के जो है बता दिया है। और अब हम इसके सुझाव के बारे में जो है बात करेंगे कि भूमि सुधार की सफलता के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। पहला इसने बताया कुशल प्रशासन। भूमि सुधार विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए राज्य, तहसील, जिला स्तर पर जो है प्रशासनिक मशीनरी कुशल होनी चाहिए। इन अधिकारियों को भूमि सुधार संबंधी कानूनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, कानूनी प्रावधानों का सरलीकरण, यानी कि उनको उन विधियों को जो है आसान बनाना चाहिए और इससे संबंधित मुकदमों का फैसला करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित होने चाहिए। इन न्यायालयों के द्वारा भूमि सुधार संबंधी झगड़ों का निर्णय कम खर्च व शीघ्रता से होना चाहिए। नेक्स्ट है भूमि संबंधी नवीनतम
रिकॉर्ड यानी कि इसके अंदर नए रिकॉर्ड तैयार किए जाएं, जिससे भूमि के स्वामित्व के विषय में जल्दी से फैसला लिया जा सके और भूमि संबंधी आंकड़ों को निरंतर यानी कि लगातार नए रखने की दिशा में भी उचित प्रयत्न किया जाना चाहिए, यानी कि अप टू डेट रखना चाहिए रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है भूमि सुधार कानून। राजकिशन समिति के अनुसार भूमि सुधार संबंधी कानूनों को संविधान की 9वीं सूची के अंदर शामिल किया गया और जिससे भूमि सुधारों को किसी भी अदालत में चुनौती न दी जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर है वित्त की सुविधा। भूमि सुधारों के कारण जिन किसानों को भूमि मिल रही है उसे जो है वित्त संबंधी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे वो भूमि का उचित तरीके से प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है भूमि सुधारों का कुशल क्रियान्वयन। भूमि सुधार कार्यक्रमों की सफलता के लिए ज़रूरी बनता है कि इनका कुशल पूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए एक समय संबद्ध कार्यक्रम तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है कानूनों का प्रचार। गांव के लोगों में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का पूरी तरह से प्रचार होना चाहिए। ब्लॉक अधिकारियों, ग्राम सेवकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में इनका अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। इसके द्वारा गरीब किसानों को अपने अधिकारों के बारे में पता लगना चाहिए और उन्हें लागू करने के लिए वे अधिकारियों पर ताकि जोर दे सकें। उनको पता होगा तभी जो है वो अपने उन अधिकारों को पहचानेंगे, तभी जो है उन अधिकारों से उनकी मांग कर सकेंगे। नेक्स्ट है उच्चतम सीमा के फलस्वरूप प्राप्त आदि के भूमि का शीघ्र वितरण। भूमि पर उच्चतम सीमा लागू करने से जो अधिक भूमि मिलती है या प्राप्त होती है उसका गरीब और भूमिहीन किसानों में जो है तुरंत जो है बंटवारा किया जाना चाहिए। तो ये सुझाव इसके अंदर दिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और लर्न करें, साथ ही नेक्स्ट चैप्टर को रीड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।